सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हिंदी साहित्य हिंदी में आप सभी का स्वागत है। हम महत्वपूर्ण कथन पढ़ रहे थे और आज एक नए तरीके से हम इन कथन को करते हैं। मैं चाहूँगी कि कथन पढ़ने का उद्देश्य ये होना चाहिए कि ये कथन हमें याद भी हो। इसलिए आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप एक कॉपी और पेन लेके रहिए। आज मैंने इन कथन में उत्तर नहीं दिए हैं। पहले मैं ये 25 कथन को पढ़ूंगी, पढ़ने से कुछ समझ में आएगा, दोबारा मैं इनके उत्तर आपको बताऊंगी और इस बीच आप हर कथन का उत्तर लिखेंगे और जो उत्तर आपको आता है सही है और जो गलत हो रहे हैं उनको आप करेक्शन करेंगे और केवल जितने गलत आपके हो रहे हैं उनको आप ध्यान में रखेंगे कि आपको कितने कथन नहीं आए थे और इन्हीं नहीं वालों को आपको पढ़ना है, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर होगी और सारे कथन आपको याद भी रहेंगे। तो आप लोग तैयार होइए और मैं पूरा समय दूंगी हर कथन के बाद। तो ध्यान दीजिएगा। पहला कथन है, हिंदी के इतने सारे कवियों के बीच घनानंद ही अपने आंसुओं से रो रहे हैं, किराए के आंसुओं से नहीं। ये कथन किसका है? पहला कथन है, हिंदी के इतने सारे कवियों के बीच घनानंद ही अपने आंसुओं से रो रहे हैं, किराए के आंसुओं से नहीं। ये किसने कहा है? दूसरा कथन है, कबीर आदि निर्गुण संत कवियों में ज्ञान मार्ग की जो बातें हैं वे हिंदू शास्त्रों की हैं, जिनका संचय उन्होंने रामानंद के उपदेशों से किया। तो दूसरे कथन को आप लोगों ने सुना कि कबीर आदि निर्गुण संत कवियों में ज्ञान मार्ग की जो बातें हैं वे हिंदू शास्त्रों की हैं, जिसका संचय उन्होंने रामानंद के उपदेशों से किया है। तो उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। तीसरा प्रश्न, सूर के भ्रमर गीत में जितनी सहृदयता एवं भावुकता है उतनी ही चतुरता एवं वाग्विद्वता भी। तो सूरदास के संदर्भ में कहा गया है कि उनके भ्रमर गीत में जितनी सहृदयता है उतनी भावुकता है, उतनी ही चतुरता और वाग्विद्वता भी है। ये कथन किसका है? चौथा कथन, नवीन प्रसंगों की उद्भावना सूर काव्य की ऐसी विशेषता है जो तुलसी में उतनी नहीं। ये कथन किसका है? नवीन प्रसंगों की उद्भावना सूर काव्य की ऐसी विशेषता है जो तुलसी में उतनी नहीं। ये कथन किसका है? पांचवा कथन है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका यानी तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ये कथन तुलसी के संबंध में किसने कहा है? अगला कथन है, हिंदी के मध्यकाल का भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। हिंदी के मध्यकाल का भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। ये कथन किसका है? सातवां कथन है, हिंदी में रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का प्रारंभ उन्हीं से मानना चाहिए। ये कथन किसके द्वारा दिया गया? सातवां, हिंदी में रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का प्रारंभ उन्हीं से मानना चाहिए। किसने कहा था? आठवां कथन है, लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले रीतिकाल के सैकड़ों कवि वस्तुतः आचार्य की कोटि में नहीं आते हैं। कथन किसका है? नौवां है, रीति काव्य के रचयिता यौवन और वसंत के कवि हैं। रीतिकाल के कवियों को यौवन और वसंत का कवि किसने कहा है? 10वां कथन, आप गैस कीजिएगा, कुछ भी लिखिए लेकिन लिखिए ज़रूर, उससे आपको पता चलेगा कि आपने कितने सही किए हैं। 25 में से कितने कथन आपके सही हुए हैं। ये एक मोटिवेशन होगा आपके लिए। जो गलत हो रहे हैं बस आपको केवल उतना ही याद करना रहेगा। अगर आप इतना करते ले जाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ मुझे इतने कथन याद हैं और अपना भी आप आकलन कर पाएंगे कि मुझे कितनी मेरी तैयारी है। तो इसलिए आप ध्यान से कथन को सुनिए। 9वां कथन था कि रीति काव्य के रचयिता यौवन और बसंत के कवि हैं। ये किसने कहा है? 10वां कथन है, यहाँ नारी कोई व्यक्ति या समाज के संगठन की इकाई नहीं, यथासंभव मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र है। तो नारी को मुक्त विलास का एक उपकरण छायावाद के संदर्भ में किसने कहा है? तो छायावाद में नारी के लिए कहा गया है कि नारी कोई व्यक्ति या समाज के संगठन की इकाई नहीं, यथावस्थ मुक्त विलास का एक उपकरण है। ये किसने कहा है?
ये रीतिकाल में नारी के लिए कहा गया है। 11वां कथन है, श्रृंगारिकता के प्रति रीतिकालीन कवियों का दृष्टिकोण भोगपरक रहा। ये कथन किसका है? जो श्रृंगारिकता को लेके जो स्त्रियों का जो रीतिकालीन कवियों का दृष्टिकोण था वो भोगपरक रहा, ये किसने कहा था? 12वां कथन है, भक्ति उनके लिए यानी रीतिकालीन कवियों के लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। ये कथन किसका है? भक्ति यहाँ जितने भी कथन आ रहे हैं ये सब रीतिकाल से संबंधित आ रहे हैं अभी तक। तो भक्ति उनके लिए यानी रीतिकालीन कवियों के लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। ये कथन किसने कहा है? 13वां कथन है, हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन को मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। इसमें आपको बताना है कि ये कथन किसका है और ये मिटाने वाले कौन थे। जो हिंदू और मुसलमान थे, इनके बीच में जो अजनबीपन था ये मिटाने वाले आखिर कौन थे, या ये कहिए कि ये कथन किसने किसके लिए कहा है। तो दोनों का आप लोगों को नाम बताना है। 14वां कथन देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा किया। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के संदर्भ में किसने ये कहा है कि उनका प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर गहरा पड़ा। उन्होंने जो जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित किया, मतलब जो गद्य की लैंग्वेज थी, जो भाषा थी उसकी, उसको उन्होंने परिमार्जित करके बहुत ही चलता उसको बनाया, मधुर बनाया और उसको स्वच्छ रूप दिया। ये भारतेंदु के संदर्भ में किसका कथन है? 15वां कथन, हिंदी नई चाल में 1873 में नहीं ढली। आपने पढ़ा होगा कि भारतेंदु की जो कालचक्र उसमें कहा गया है कि 1873 में हिंदी नई चाल में ढली, लेकिन इस मत का खंडन किया है किसी ने कि हिंदी नई चाल में 1873 में नहीं ढली, बल्कि यह काम बहुत पहले, यहाँ पे गलत है, आप इसको सही करेंगे, बहुत पहले राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद कर चुके थे। 1857 ईस्वी के आसपास राजा शिव प्रसाद जैसी हिंदी लिख रहे थे, उसी को भारतेंदु ने अपनाया। ये कथन किसका है? 16वां कथन है, भारतेंदु ने कोई नई भाषा नहीं चलाई, उन्होंने प्रचलित खड़ी बोली को साहित्यिक रूप दिया। ये कथन कौन कह रहा है कि भारतेंदु कोई नई भाषा चलाने वाले नहीं हुए, बल्कि जो भाषा चली आई थी उसको क्या किया था? खड़ी बोली, प्रचलित खड़ी बोली को ही साहित्यिक रूप भारतेंदु ने दिया था। ये भारतेंदु के संदर्भ में किसने कहा था? अगला कथन है, हिंदी की नवीन क्रांति का क्रांतिदूत रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं। कौन कहते हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल को कि हिंदी का नवीन कविता का क्रांतिदूत ये अंचल हैं? ये किसने कहा है? 18वां कथन है, जब तक मानव हृदय में रागात्मकता का अवशेष रहेगा तब तक बच्चन की कविता का आकर्षण निरंतर एक चिरस्थायी रहेगा। तो बच्चन की कविता का आकर्षण चिरंतर एक चिरस्थायी रहेगा। ये बच्चन की कविता के संदर्भ में किसने कहा है? ये आप लोगों को बताना है। 19वां कथन है, व्यक्तिवादी कविता, जो व्यक्तिवादी लिखने वाले थे, व्यक्तिवादी कविता मस्ती, उमंग, उल्लास की कविता है। ये किसने माना है? किसने माना है कि व्यक्तिवादी कविता मस्ती, उमंग, उल्लास की कविता है? 20वां कथन है, मधुशाला की मादकता अक्षय है। मधुशाला में हाला, प्याला, मधुबाला और मधुबाला के चारों प्रतीकों के माध्यम से कवि ने अनेक क्रांतिकारी, मर्मस्पर्शी, रागात्मक एवं रहस्यपूर्ण भावों को वाणी दी है। तो मधुशाला की मादकता की बात करते हुए कौन अपना ये कथन कहते हैं कि जो मधुशाला है, बच्चन की रचना है मधुशाला, उसकी मादकता अक्षय है। मधुशाला में हाला, प्याला, मधुबाला ये 3 चीज़ें तो हैं ही, साथ में मधुबाला के 4 प्रतीकों के माध्यम से कवि ने अनेक क्रांतिकारी, मर्मस्पर्शी, रागात्मक एवं रहस्यपूर्ण भावों को वाणी दी है। ये कथन किसका है? 21वां कथन देखिए, व्यक्तिवादी कविता का प्रमुख स्वर निराशा का, अवसाद का, थकान का, टूटन का है, चाहे किसी भी परिप्रेक्ष्य में हो। ये कथन व्यक्तिवादी कविता के संदर्भ में किसने कहा है? व्यक्तिवादी कविता का या व्यक्तिवादी जो लेखन किए हैं उन कवियों का जो प्रमुख स्वर रहा वह निराशा का है, उसमें अवसाद है, उसमें थकान है, उसमें टूटन है। तो चाहे किसी भी रूप में हो, ये मानने वाले कौन हैं? 22वां कथन देखिए, छायावाद के बाद और प्रगतिवाद के पूर्व, छायावाद के बाद और प्रगतिवाद के पूर्व की कविता व्यक्तिक कविता है। ये किसने कहा है? छायावाद के बाद और प्रगतिवाद के पूर्व की कविता व्यक्तिक कविता है। ये किसने कहा है? ये आपको बताना है।
23वां कथन है, व्यक्तिक कविता छायावाद की अनुजा और प्रगतिवाद की अग्रजा है। मतलब जो व्यक्तिक कविताएं लिखी गई वो छायावाद की अनुजा हैं और प्रगतिवाद की वो अग्रजा हैं, जिसने प्रगतिवाद के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया। यह व्यक्तिवादी कविता यह व्यक्तवादी कविता आदर्शवादी और भौतिकवादी दक्षिण और वामपक्षी विचारधाराओं के बीच का क्षेत्र है। ये मानने वाले कौन हैं? तो ये मानने वाले कौन हैं आपको बताना है। तो इसको आपको बताना है कि कौन है। 24वां कथन है, द्विवेदी युग जागरण सुधार काल है। तो द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा है? 25वां कथन है, एक गहन बौद्धिकता इन कवियों से तात्पर्य प्रयोगवादी कविताओं पर शीशे की परत की तरह चमती जाती है। एक गहन बौद्धिकता जो बुद्धिमत्ता है वो प्रयोगवादी कवियों पर एक शीशे की परत तक की तरह जमती जाती है। छायावाद की रंगीन कल्पना, वैभव और सूक्ष्म तरल भावना और चिंतन के स्थान पर यहाँ ठोस बौद्धिक तत्वों का बोझिलापन है। ये कविताएं अनिवार्य रूप से नहीं, सिद्धांत रूप से भी दुरह है। ये प्रयोगवादी कवियों के संदर्भ में किसने कहा है? आपको ये 25 कथनों के आंसर उम्मीद करती हूँ आपने लिख लिया होगा। अब मैं आपको उत्तर बताती जाऊंगी और आप अपने करेक्शन करेंगे और फिर मेरे आप लोगों से निवेदन है कि आप जरूर से अपने के आपके कितने कथन सही हुए हैं जरूर से डालिएगा, जिससे मुझे भी उत्सुकता है कि आपकी तैयारी कैसी है, आपने कितने कथन सही किए हैं। ईमानदारी के साथ अपने कथनों के सही उत्तर को आप केवल डालिएगा, उसे किसी का हित नहीं है, बस केवल इतना अच्छा लगेगा कि इसमें से आपको कितने कथन आए। तो जो नहीं आए वो आपकी तैयारी के लिए आपके पास हैं, उसको आप तैयार कीजिएगा। तो आइए देखते हैं अब इनके उत्तरों को। तो आइए देखते हैं अब इनके उत्तरों को। आप लोग देखते जाइए और टिक करते जाइए। तो पहला कथन था मेरा कि हिंदी के इतने सारे कवियों के बीच घनानंद ही अपने आंसुओं से रो रहे थे। तो यहाँ पे घनानंद के बारे में कहा गया है और इतने सारे कवि हुए, सब ऐसे ही आंसू निकाल रहे हैं, लेकिन घनानंद के आंसू जो थे वो किराए के नहीं थे। यहाँ पे 3 शब्दों को ध्यान में रहे, वो किराए के नहीं थे, असली के आंसू वो रो रहे थे। ये कहने वाले कौन थे? तो ये कहने वाले थे दिनकर। तो जिसका सही हुआ है दिनकर, आप लोग सही करेंगे। तो ये दिनकर का कथन है, रामधारी सिंह दिनकर का। तो दूसरा कथन है, कबीर आदि निर्गुण संत कवियों में ज्ञान मार्ग की जो बातें हैं वे हिंदू शास्त्रों की है, जिसका संचय उन्होंने रामानंद के उपदेशों से किया है। तो ये जो कथन है यहाँ पे केवल इतना ध्यान रखेंगे, ये जो इनके निर्गुण संत कवियों के जो ज्ञान मार्ग की बातें हैं ना, ये हिंदू शास्त्रों से है, ऐसा मानने वाले हैं हमारे शुक्ल जी। तो ये किसने कहा है? ये शुक्ल जी ने कहा है। तो दूसरे कथन का आंसर हो गया शुक्ल जी। तीसरा है, सूर के भ्रमर गीत में जितनी सहृदयता एवं भावुकता है उतनी ही चतुरता एवं वाग्विदता भी। ये कथन किसका है? तो सूर के संदर्भ में, उनके भ्रमर गीत के संदर्भ में उनकी सहृदयता, उनकी भावुकता और उनकी चतुरता के साथ साथ उनकी वाग्विदता की बात कौन करते हैं? तो ये भी शुक्ल जी करते हैं। तो ये भी शुक्ल जी ने कहा है। जिसका जो सही हो रहा है वो उसको टिक करेंगे। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा जो कथन है, नवीन प्रसंगों की उद्भावना सूर काव्य की ऐसी विशेषता है जो तुलसी में उतनी नहीं है। तो यहाँ पे जो नवीन प्रसंगों की उद्भावना है ये सूर बहुत अच्छी करते थे। कहने का तात्पर्य सूर अच्छी करते थे, वो चीज़ तुलसी के अंदर भी नहीं थी। ये कहना भी किसका है? तो ये भी आचार्य शुक्ल जी का कथन है। तो आचार्य शुक्ल जी इसको भी कहते हैं। आगे देखिएगा, 5वां, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो। एक तो मैंने आपसे पहले भी बताया था, इससे पहले वाले कथन में भी, जहाँ लोक शब्द इस तरह से लोकनायक और जो समन्वय शब्द हैं ये हजारी जी के रहते हैं। तो इसको कहने वाले कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो इस समन्वय की विराट चेष्टा है, ये किसका कथन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। माफ़ी चाहती हूँ, मैं वीडियो पॉज हो गई थी और अंदाज़ा नहीं आ रहा है कि कहाँ से है। एक बार मैं फास्ट रिवीजन करती हूँ कि पहला कथन किसका था कि हिंदी के सारे कवियों के बीच घनानंद ही अपने आंसुओं के लिए किराए के आंसुओं से नहीं, ये कथन था आज दिनकर का, रामधारी सिंह दिनकर का। दूसरा कथन है, कबीर आदि निर्गुण संत में ज्ञान मार्ग की जो बातें हैं वे हिंदू शास्त्रों से हैं। तो हिंदू शास्त्र जहाँ आ जाएगा तो ये शुक्ल जी का कथन है दूसरा। और तीसरा है, सूर के भ्रमर गीत में जितनी सहृदयता एवं
एवं भावुकता है उतनी ही चतुरता और वाग्विद्यता भी है। ये कथन किसका था? तो ये भी शुक्ल जी का है, क्योंकि वो तुलसी से उनको क्या बता रहे हैं कि जो वाग्विद्यता है वो उतनी तुलसी में भी नहीं थी, भावुकता, चतुरता और वाग्विद्यता तुलसी में भी वो नहीं हुई। तो ये शुक्ल जी का कथन है। नवीन प्रसंगों की उद्भावना सूर काव्य की ऐसी विशेषता है जो तुलसी में उतनी नहीं। तो ये भी आचार्य शुक्ल जी का कथन है। 5वें से देखिएगा, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो। तो यहाँ हम लोग कोट करेंगे कि ये जो समन्वय शब्द है और लोकनायक शब्द है ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के रहे हैं। तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका आंसर है। इसके बाद छठा है, हिंदी के मध्यकाल का भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। तो यहाँ पे हम भारतीय चिंतन धारा को पकड़ेंगे और इसको एक स्वाभाविक विकास मानने वाले कौन हुए? तो ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला कथन है, हिंदी में रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का प्रारंभ उन्हीं से मानना चाहिए। तो चिंतामणि त्रिपाठी आपको ध्यान में आ गया होगा किसने कहा है? तो आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, ये आचार्य शुक्ल जी का कथन है। और ध्यान होगा कि कृपाराम समय के अनुसार कालक्रमानुसार आते हैं और नगेंद्र और गणपति केशव को मानते हैं, वहीं शुक्ल जी ने चिंतामणि त्रिपाठी से रीति ग्रंथों की परंपरा की शुरुआत मानी है। 8वां है, लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले रीतिकाल के सैकड़ों कवि वस्तुतः आचार्य की कोटि में नहीं आते। तो यहाँ पे आचार्य की कोटि में नहीं आते हैं, यही आपको समझ में आ जा रहा होगा कि ये कथन कौन कह सकते हैं? शुक्ल जी। तो ये कथन भी किसका है? आचार्य शुक्ल जी का है। उन्होंने कहा है कि कुछ ही कवि थे जो क्या कहते हैं, जो आचार्य में आते थे, नहीं तो जो लक्षण ग्रंथ लिखने में बहुत से सैकड़ों से कवि हुए थे, लेकिन सब उसमें आचार्य की कोटि में नहीं आते हैं। ये कथन शुक्ल जी का है। 9वां कथन है कि रीतिकाल के रचयिता यौवन और बसंत के कवि हैं। रीति काव्य के रचयिता यौवन और बसंत के कवि हैं। ये किसने कहा है? तो दोनों को शब्द को ध्यान में रखेंगे और ये कहने वाले हैं भगीरथ मिश्र। तो ध्यान में रखेंगे किसने कहा है? ये भगीरथ मिश्र का कथन है। भगीरथ मिश्र जी का कथन है कि रीति काव्य के जो रचयिता हैं वो यौवन और बसंत के कवि हैं। 10वां कथन देखिएगा, यह नारी कोई व्यक्ति या समाज के संगठन की इकाई नहीं। तो नारी को व्यक्ति और समाज के संगठन की इकाई नहीं माना है, यथासंभव मुक्त विलास का एक उपकरण है। तो जब रीतिकाल के समय में स्त्रियों की दशा की बात आती है तो नारी को वहाँ पे मुक्त विलास का एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया गया। तो ये कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो ये कौन कहता है कि रीतिकाल में जो स्त्री है वो मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र बन के रह गई थी? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। अगला 11वां कथन देखेंगे, श्रृंगारिकता के प्रति रीतिकालीन कवियों का दृष्टिकोण भोगपरक रहा। तो ये कथन किसका है? अब बात वही है, जैसे हजारी जी ने नारी को लेके कहा, तो यहाँ पे श्रृंगारिकता को लेके कह रहे हैं कि जो रीतिकालीन कवि रहे उनका जो दृष्टिकोण था वो कैसा है? भोगपरक, केवल भोग करना ही उनका कर्तव्य था। ये कहने वाले कौन हैं? तो ये कहने वाले विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। तो आपको याद रखना है ये किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का ये कथन है। आप अपना सही और गलत करते जाइएगा। 12वां क्वेश्चन है, 12वां जो कथन था कि भक्ति उनके लिए यानी रीतिकालीन कवियों के लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। तो भक्ति को रीतिकालीन कवियों की एक शब्द केवल कोट करेंगे, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता भक्ति को। तो ये जो भक्ति शब्द है इसको मनोवैज्ञानिक आवश्यकता कहा गया है। तो किसने कहा है? नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि जो भक्ति थी, जो भक्ति प्रयोग हो रही थी वो रीतिकालीन जो कवि हुए हैं उनके लिए क्या थी? एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। 13वां है, हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। तो आपको ध्यान में आ गया होगा ये शुक्ल जी का कथन है और इन्होंने जायसी के लिए ये कहा है। मैंने आपसे पूछा था कि कहा किसके लिए? तो जायसी के लिए कहा है। जायसी ऐसे कवि हुए थे जिन्होंने जिस ग्रंथ लिखा इससे हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय को आमने सामने ला करके जो अजनबीपन था उनके बीच उसको मिटाने का काम किया, उसमें इन्हीं का नाम लिया जाएगा। तो शुक्ल जी का एक कथन है और जायसी के संदर्भ में इन्होंने कहा था। 14वां कथन देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर गहरा पड़ा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को लीजिए, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए कहा जा रहा है कि इनका भाषा और साहित्य दोनों में, भाषा और साहित्य दोनों में इनका विकास मतलब इनका गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिभाषित किया, इन्होंने गद्य में सुधार किया यानी कि परिमार्जन किया गद्य की भाषा में, क्योंकि भारतेंदु काल से गद्य चलने लगा था। तो गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया। उसी प्रकार हिंदी
साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा किया। तो भारतेंदु जी के लिए इतना अच्छा किसने लिखा है, तो इसको लिखने वाले हैं नंद दुलारे वाजपेयी। तो ये कथन है नंद दुलारे वाजपेयी जी का। 15वां क्वेश्चन दीजिए, देखिएगा, हिंदी नए चाल में 1873 में नहीं ढली, बल्कि यह काम बहुत पहले राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद कर चुके थे। 1857 के आसपास राजा शिव प्रसाद जैसी हिंदी लिख रहे थे, उसी को भारतेंदु ने अपनाया। यानी कि जिन्होंने माना कि इनके कालचक्र से 1873 से मतलब वो परिमार्जित हो रही है भाषा, तो एक विद्वान ऐसे हुए जिन्होंने, एक आलोचक ऐसे हुए जिन्होंने ये कहा कि वो तो बहुत पहले वो हो गया था, बस उसी को इन्होंने सुधारा। ये कहने वाले कौन थे, तो रामविलास शर्मा। तो ध्यान रखेंगे किसने कहा है ऐसा, रामविलास शर्मा ने कहा है। ये रामविलास शर्मा जी का कथन है। 16वां देखिए, भारतेंदु ने कोई नई भाषा नहीं चलाई, उन्होंने प्रचलित खड़ी बोली को ही साहित्यिक रूप दिया। ये कथन किसका है, भारतेंदु ने कोई नई भाषा नहीं चलाई, इन्होंने नई भाषा नहीं चलाई बल्कि जो खड़ी बोली थी उसी को साहित्यिक रूप दिया। ये किसने कहा, जैसे ऊपर वाला कथन आपने देखा, अगर रामविलास शर्मा उनके मत पे नहीं ढली वाली कह रहे, तो ये भी वही कहेंगे कि इन्होंने खड़ी बोली को विकास किया था, बल्कि कोई भाषा नहीं चलाई थी। तो ये भी रामविलास शर्मा का कथन है। 17वां कथन देखिएगा, हिंदी की नवीन कविता का क्रांतिदूत रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं। हिंदी की नवीन कविता, जो नई कविताएं आई हिंदी की नई कविता, इसके क्रांति दूत रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं। ये कौन मानते हैं, तो ये कहने वाले हैं नंद दुलारे वाजपेयी। तो नई नवीन कविता और नंद दुलारे वाजपेयी जी कह रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, नंद दुलारे वाजपेयी जी ने क्रांतिदूत रामेश्वर शुक्ल अंचल को कहा है नवीन कविता का। 18वां कथन है, जब तक मानव हृदय में रागात्मकता का अवशेष रहेगा, तब तक बच्चन की कविता का आकर्षण चिरंतर एक चिरस्थायी रहेगा। ये कथन किसका है, देखिए, मानव हृदय में रागात्मकता होगी तभी तो जो कविताएं हैं, बच्चन जी की जैसी कविताएं रहती, उसके प्रति आकर्षण भी तो होगा। तो कहने का तात्पर्य है रागात्मकता होना बहुत ज़रूरी है। अगर रागात्मकता होगी तो इन शब्दों को आप कोट करेंगे, एक रागात्मकता को, जब मनुष्य हृदय में रागात्मकता होगी तो उनके अंदर आकर्षण भी होगा, है ना। तो बच्चन किसकी कविताओं का, बच्चन की कविताओं का आकर्षण चिरंतर, मतलब चिरंतर हमेशा होता रहेगा और चिरस्थायी रहेगा। ये कथन किसने कहा है, तो ऐसा कहने वाले हैं गणपति चंद्र गुप्त। तो गणपति चंद्र गुप्त जी का ये कथन है। 19वां देखिए, व्यक्तिवादी कविता मस्ती उमंग उल्लास की कविता है। जो व्यक्तिवादी कविताएं लिखी गई थी वो मस्ती उमंग उल्लास की कविताएं हैं। तो केवल मस्ती उमंग और उल्लास की कविताएं व्यक्तिवादी कविताओं को कहने वाले कौन थे, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। किसने कहा है कि व्यक्तिवादी कविता मस्ती उमंग उल्लास की है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। 20वां देखिए, मधुशाला की मादकता अक्षय है। मधुशाला की जो मादकता वो क्या है, अक्षय है। मधुशाला में हाला, प्याला, मधुबाला और मधुबाला के चारों प्रतीक, ठीक है, मधुबाला के चारों प्रतीक के माध्यम ने कवि ने अनेक क्रांतिकारी, मर्मस्पर्शी, रागात्मक एवं रहस्यपूर्ण भावों को वाणी दी है। तो आपको इसी वाणी से पकड़ना है। वाणी किसकी रचना है, तो सुमित्रानंदन पंत की रचना भी है, वीणा वाणी ऐसे करके। तो सुमित्रानंदन पंत का ये बच्चन जी के लिए कथन है, सुमित्रानंदन पंत जी। 21वां कथन देखिए, व्यक्तिवादी कविता का प्रमुख स्वर निराशा का है, अवसाद का है। तो व्यक्तिवादी कविताओं को कितना कैसे शब्दावली प्रयोग की है, ये प्रश्न के रूप में भी पूछा जा सकते हैं कि व्यक्तिवादी कविता का स्वर कैसा रहा है। तो ध्यान में रखेंगे, निराशा का है, अवसाद का है, थकान का है, टूटन का है, चाहे किसी भी परिप्रेक्ष्य में हो। तो ये कथन किसका है, तो इतना अवसाद का कहने वाले, थकान का कहने वाले, टूटन का कहने वाले, निराशा का कहने वाले ये व्यक्तिवादी कविताओं को कौन है, तो ये रामदरस मिश्र हैं। यानी कि इन्होंने सब कुछ दरस कर लिया था। दरस कहते हैं देखने को ना, तो सब कुछ दरस कर चुके थे कि व्यक्तिवादी कविताएं कैसी हैं, निराशा की हैं, अवसाद की हैं, थकान की हैं, टूटन की हैं, इन्होंने दरस कर लिए थे। तो रामदरस मिश्र के ये हो गए। फिर है अगला कथन, छायावाद के बाद और प्रगतिवाद के पूर्व की कविता वैयक्तिक कविता है। ये कहने वाले कौन है, छायावाद के बाद और प्रगतिवाद के पूर्व की कविता वैयक्तिक कविता है। ये कहने वाले डॉक्टर नगेंद्र हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र का ये कथन है, डॉक्टर नगेंद्र। आगे देखेंगे, 23वां कथन है,
व्यक्ति कविता छायावाद की अनुजा। अब यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ अनुज मतलब छोटा और अग्रजा मतलब बड़ा कहा जा रहा है, इसलिए इसको देखेंगे। व्यक्ति कविता, पहले तो व्यक्ति कविताओं के लिए बात हो रही है। जो व्यक्ति कविता है ये छायावाद की क्या है, अनुजा रही हैं, और प्रगतिवाद की ये अग्रजा रही हैं। जिसने प्रगतिवाद के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया वह व्यक्तिवादी कविता आदर्शवादी और भौतिकवादी दक्षिण और वामपक्षी विचारधाराओं के बीच का एक क्षेत्र है। ये मानने वाले कौन हैं, तो इसको अग्रजा और अनुजा कहने वाले भी डॉक्टर नगेंद्र हैं। तो ये भी डॉक्टर नगेंद्र जी का कथन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। 24वां कथन बहुत छोटा सा, द्विवेदी युग जागरण सुधार काल है। किसने कहा है द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल, तो द्विवेदी युग को डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधार काल कहा है। चाहे कथन में आ जाए चाहे सामान्यतः पूछें कि जागरण सुधार काल द्विवेदी युग को किसने कहा है, तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। 25वां कथन है, एक गहन बौद्धिकता इन कवियों से तात्पर्य है प्रयोगवादी कविताओं पर शीशे की परत की तरह जम जाती है। कैसी होती है शीशे की परत की तरह, तो शीशे की परत की तरह जम जाती है। तो इसी को आप याद रखना, जो एक गहन बौद्धिकता है इन प्रयोगवादी कविताओं पर शीशे की परत की तरह जमती जाती है। छायावाद की रंगीन कल्पना, वैभव, सूक्ष्म तरल भावना और चिंतन के स्थान पर यहाँ ठोस बौद्धिक तत्व का बोझिलापन है ना। छायावाद में कितना अच्छा रहा था, तो उसके कंपैरिजन में जब प्रयोगवाद आता है कह रहे हैं, तो यहाँ पर बौद्धिकता ठोस मतलब शीशे की परत की तरह जमती जाती है, जिससे क्या हो जाता है, यहाँ पे ठोस बौद्धिक तत्व का बोझिलापन है। ये कविताएं अनिवार्य रूप से नहीं सिद्धांत रूप से भी दुरा हैं। तो ये प्रयोगवादी कविताओं के संदर्भ में किसका ये कथन है, तो ये कथन भी डॉक्टर नगेंद्र का है। तो ये कथन भी किसका है, डॉक्टर नगेंद्र का है। तो इस तरह से हमने आज 25 कथन आप लोगों के समक्ष किए, और उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से ये आया भी होगा, और जो नहीं आया, जो गलत हो रहे हैं, उनको आप दोबारा से केवल उतने ही देखें जो आपके गलत हुए हैं। ईमानदारी के साथ आपने किया होगा तो बहुत अच्छे से आपके ये प्रश्न मुझे लगता है कि तैयार भी हुए होंगे। तो आपको कैसी लगी वीडियो आप ज़रूर से बताएंगे, और अपने मार्क्स ज़रूर बताइएगा कि आपने 25 में से कितने कथन आपने सही किए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का।